नमस्कार। पीताम्बरा परिवार के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारी श्रापित परिवार की कहानी चल रही है, पिछले 2 भागों में मैंने आपको सब कहानी बताई है और ये तीसरा और अंतिम भाग है। और इस कहानी में मैं आगे बताऊंगा कि हमारे परिवार के साथ और क्या-क्या घटित हुआ उस श्राप के कारण। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो मेरी बुआ की हालत थी, वो एकदम मतलब मेंटली पूरा मतलब पागल सी हो गई थी, उसको किसी चीज़ की ध्यान नहीं था। और ये सारी चीज़ें उसके अभी भी चल रही है और इतने सालों से चल रही है। और उसकी जो बड़बड़ है वो अभी भी मतलब कम नहीं हुई है। तो उसकी स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं आया है और वो मतलब एक प्रकार से उसको मानसिक रोगी बना के रख दिया है उस चीज़ ने। जो भी उसके शरीर पर हावी थी या जो भी चीज़ थी, उसने उसका मतलब पूरा उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। और हमारे परिवार का तो उसके ऊपर मतलब उस चीज़ का इतना सदमा हमारे ऊपर पड़ा कि उस चीज़ के बाद में फिर मेरे दादाजी की भी मृत्यु हो गई, मेरी दादी जी की मृत्यु हो गई। और उन सबके सबको पता ही था कि ये ऐसी हो गई है। उनको मतलब मरते समय ये दुख तो उनके मन में ही रहा कि हमारी लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया, ये सुखी नहीं है, इसके साथ में ऐसा क्या हो गया। वो उसको मतलब अच्छा होता हुआ वो देख भी नहीं पाए और उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। और तीसरी जो घटना है मतलब मेरे परिवार के साथ में ही हुई, जो मेरे छोटे चाचा जी हैं, मतलब मेरे पहले जो मेरे पिताजी हैं, जो उसके दूसरे नंबर के जो चाचा हैं, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो भी मैंने जैसे आपको बताया कि वो बचपन से थोड़े मानसिक उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उनको उनके भी मेरे दादाजी ने बहुत इलाज करवाए और उनकी सब दिखाई। और पढ़ाई में भी उनकी रुचि नहीं थी। और वो गाँव के साथ में मतलब वो भेड़ बकरियाँ चराना और गाँव के मतलब खेतों में घूमना, जो भी वो भेड़ बकरी चलाते हैं लोग, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई थी बचपन से ही। तो उनको मतलब ना पढ़ाई में इंटरेस्ट था, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट था, ना पूजा पाठ में इंटरेस्ट था, कोई भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो ना उन्होंने स्कूल में मतलब वो बम करते थे, सभी स्कूल जा कभी गए ही नहीं, जाते थे तो बम करते थे। ना उन्होंने एजुकेशन लिया, ना कुछ लिया। तो उनको बचपन से ही उनका रुझान जो था वो सब ऐसे बाहर चीज़ों में घूमना फिरना और इसी चीज़ों में था। और वो थोड़े मानसिक उनकी स्थिति भी जब बचपन से थोड़ी ऐसी ही थी। तो उनको भी फिर मेरी दादी जी ने लाड़ प्यार से उनको बिगाड़ के भी रखा था एक तरह से कि उसको कुछ मत कहो, उसको जो करना है करो, इतने सारे तो लड़के सब पढ़ाई कर रहे हैं, एक ने पढ़ाई नहीं की तो क्या हो रहा है, कौन सा आसमान टूटने वाला है, और ये पढ़ाई करने करके कौन से कलेक्टर बनने वाले हैं। ऐसे भी मेरी दादी सबको बताती थी। और उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो तो अच्छे थे, मतलब उनकी थोड़ा मतलब दिमाग में थोड़ा हल्के थे, लेकिन बाकी सब चीज़ें वो समझते थे। लेकिन बात उसकी ऐसी हो गई बाद में कि आते आते ऐसा हुआ कि मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई, दादी जी की मृत्यु हो गई। और जो मेरी मतलब बुआ थी, वो जो हमारे इतने सालों से हमारे मायके में पड़ी थी, उनके पति उनको लेके नहीं जा रहे थे और वो हमारे मायके में ही पड़ी हुई थी। तो जब इन दोनों की मृत्यु हो गई तो उन और हम मेरे पिताजी ने ऐसा किया कि हम लोग वहाँ से अलग शिफ्ट हो गए। दूसरी जगह हमने मतलब मकान ले लिया और वहाँ हम लोग रहने के लिए आ गए। क्योंकि मेरी मम्मी और हम लोग सब बड़े हो गए थे और हमारा भी सबका मतलब देखना था, शादी विवाह का सब लोगों को, मम्मी पापा को देखना था। और उस ऐसे वातावरण में, ऐसी स्थिति में वहाँ रहते थे तो ना ही हमारे एजुकेशन ग्रोथ होती थी, ना ही हम आगे बढ़ सकते थे ज़िंदगी में। क्योंकि वो एक प्रेशर और वो एक मतलब छाया, उस सब चीज़ का साया हमारे ऊपर रहता था हर दिन। मतलब दिन रात उसकी वो बड़बड़ किटकिट किटकिट घर में चलती रहती थी। तो उसमें सब हमारा एजुकेशन और ये सब सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होने लगी थी। तो इसलिए हमने बोला कि मेरे मम्मी ने बहुत मेरे पापा से भी झगड़ा किया कि अभी यहाँ रहना ही नहीं है, इन बच्चों को यहाँ नहीं रखना है, उनको दूर ले चलो, दूर ले चलो। ऐसा करके मेरे पापा के पीछे पड़ पड़ के मेरी मम्मी ने हम लोगों को उस मतलब ऐसा समझ लीजिए उस वातावरण से बाहर निकाला। अच्छी साफ़ सुथरी जगह में, अच्छी जगह में, जो अच्छी कॉलोनी हो, जहाँ एजुकेटेड लोग हो, ऐसी जगह पे हमने मकान लिया और वहाँ पर हम लोग रहने लगे। तो फिर वो घर में क्या है कि दादा दादी की मृत्यु हो गई
और वो जो मेरी बुआ इतने सालों से मायके में पड़ी थी, फिर उसको भी वो अपने पति के घर चली गई, वो भी उनको लेके गई थी। लेकिन उसकी हालत में कैसा था अभी वो पहले, क्योंकि अभी वो तो मतलब एज भी बहुत बढ़ गई थी, उसकी एज भी हो गई थी 60 के ऊपर उसकी एज हो गई। तो वो अभी वो ज़्यादा मतलब नाचना कूदना और ये सारी चीज़ें करना वो कम उसका हो गया था। लेकिन अभी खाली बड़बड़ ही करती है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलती है। तो मन में ऐसी पुट 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 उसकी चालू रहती है। लेकिन सबको पहचानती है, सबसे अच्छी रहती है। लेकिन वो बड़बड़ तो उसकी बंद हो ही नहीं है, अभी तक तो वैसी ही है। तो उसके पति भी अभी उसको लेके गए, क्योंकि उनके भी लड़के लड़कियों की शादी थी और ये थी, तो कोई ना कोई घर में लड़कियां औरत चाहिए। और ये सब अभी खाना वाना भी बनाती है, सब अच्छा करती है। भगवान की पूजा पाठ भी वो पहले से करती थी। तो खाली सिर्फ उसकी बड़बड़ ही चालू है, तो वो उसको किसी को अभी इतनी तकलीफ नहीं है। लेकिन वो फिर उसको वो अपने घर ले गए। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि फिर वो मेरे जो दादाजी तो जो घर था दादाजी का, वहाँ फिर ये जो चाचा थे हमारे, वो अकेले रहते थे। तो वो अकेले रहते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब लोग वहाँ से चले गए। मतलब दादा दादी जी की मृत्यु हो गई, मेरी बुआ भी उनके घर चली गई, हम लोग इधर आ गए। तो वो घर में अभी रहने के लिए कोई नहीं था, वो घर पूरा खाली था। और जो हमारे हिस्से की जो जगह थी वो मेरे पापा ने बेच दी थी। और वो बेच के फिर हमने दूसरी जगह मकान ले लिया, उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था। और जो मेरे दादाजी के नाम पर जो जगह थी, तो वो जगह में वो मेरे चाचा जी रहते थे अकेले। तो वो भी ऐसे कि किसी के घर पे काम करने का, किसी मारवाड़ी के घर पे या किसी सिंधी भाई के यहाँ जाने का, वहाँ पे सब काम करने के उनके, जो भी मतलब बाज़ार से कुछ सब्जी आटा लाना है, दा आटा पिसा के लाना है, कुछ पानी भरना है या कुछ ऐसे काम करना है। मतलब घर के नौकर के टाइप वो वहाँ काम करते थे उन लोगों के घर में। और वो लोग ही उसको खिलाते पिलाते थे। सिर्फ ये रात को सोने के लिए हमारे घर पे जाते थे, जो हमारा पुश्तैनी घर था, उस घर में रात को सिर्फ सोने के लिए जाना था उनको। बाकी दिन भर इनके घर के सब काम करने थे, वहीं पे खाना पीना वो सब उनको देते थे। रात का भी खाना वो उधर से ही खा के डायरेक्ट अपने घर पे सोने के लिए आते थे। तो ऐसा भी उनका बहुत सालों तक ऐसा चल रहा था, और मतलब पहले से उनका यही स्थिति थी। और लगातार उन लोगों ने भी उसको चलाया, तो अभी तक मतलब वो फिर बूढ़े हो गए अभी। तो फिर उनका क्या हुआ, जैसे उनकी उम्र होती गई, उनका दिमाग में भी ज़्यादा मतलब परिवर्तन ज़्यादा होने लगा, वो मानसिक रूप से और ज़्यादा रोगी होने लगे। और वो भी वैसे ही बड़बड़ करने लगे, लोगों को गालियाँ देने लगे। हम मेरे पिताजी को, मम्मी को, जो भी रिश्तेदार आते थे उन सबको देख के फिर वो गालियाँ देना, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, फिर नाचना, गाँव में कूदना। ऐसे कर कर के उनका मतलब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनको ये जो प्रकार था उनके ऊपर ऐसे हावी हो रहा था, और उनका मानसिक संतुलन बहुत मतलब ख़राब होता चल चल रहा था। और सेम उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मेरी बुआ की थी। फ़र्क सिर्फ इतना था उसके अंदर कि ये बड़बड़ नहीं करते थे ज़्यादा, कोई दिख गया तो ज़्यादा बड़बड़ करते थे। और उनको क्या कि उनके दिमाग में बहुत सारा राजकारण घुमा हुआ था। तो राजकारण, लोगों की बातें करना, राजकारण लोगों के नाम लेना। उसने मुझे, वो मंत्री के मुझे घर जाना है, ये मंत्री के मुझे घर जाना है, वो मंत्री का मुझे इनविटेशन आया है, अभी मैं ये इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा, मैं ये इलेक्शन में जीत जाऊंगा, ये इलेक्शन में अब मुझे मेंबरशिप मिल जाएंगी, उसमें मैं ये बन जाऊंगा, इसमें मैं वो बन जाऊंगा। ये सारे उनको बातें उनके दिमाग में इतना मतलब असर हो गया कि वो दिन रात ऐसे खुद को नेता ही समझते थे और वो राजकारण में ही रहते थे। और इस बात से फिर गांव के जो मतलब जो बुरे लड़के थे, या जो मतलब गांव में जिसकी ना किसकी खिंचाई करते थे, तो उनको भी वो लोग उनकी खिंचाई करते थे, उनको और चने के पेड़ पर चढ़ाना, हाँ आप ऐसा हो जाएंगे, आप वैसे हो जाएंगे। तो लोग भी उनको ज़्यादा चिढ़ाते थे, उनकी मजाक बहुत उड़ाते थे। तो उस चीज़ से ये मतलब दिन ब दिन ये चीज़ें चलती रही, और उनका मानसिक संतुलन भी बहुत ख़राब हो गया। अब वो इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि वो मतलब पहले की जैसे मेरी बुआ करती थी वैसे ही उनकी कंडीशन हो गई। और उस कंडीशन में ऐसी कंडीशन हो गई कि एक दिन उनका पैर में क्या हुआ कि ज़ख़म हो गई। और ज़ख़म होते होते मतलब वो पैर में इतनी बड़ी वो ज़ख़म हो गई कि वो पूरा उनके मतलब नीचे से पैर से मतलब घुटने तक वो ज़ख़म फैल गई। और ऐसी ज़ख़म फैली हुई, इतनी अंदर तक वो ज़ख़म चली गई, उसमें पानी जाता था, बरसात में वो नाचते थे, कूदते थे, पूरे गांव में घूमते थे। तो उसके अंदर मतलब कीड़े पड़ने लगे। मतलब अगर आप सोचेंगे कि ज़िंदा आदमी के शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वो आपको दिख रहे हैं कि उसके अंदर चल रहे हैं बड़े बड़े, जो उनको मतलब वो पूँछ वाले बोलते हैं, बड़ा चावल जो रहता है, चावल के दाने के आकार के कीड़े उनके शरीर में पड़ रहे थे। और जब वो पैर झटकते थे, वो पैर में से नीचे गिरते थे।
इतने मतलब वो इतना गंदा दिखता था और इतना मतलब कोई देखे तो 3-4 दिन खाना नहीं खाए, ऐसी उनकी स्थिति थी। और वो पूरे गाँव में ऐसे ही घूमना, नाचना, वो ना उसकी मलन पट्टी करने देते थे, ना कुछ करने देते थे। पर जब वो मतलब कीड़े हद से ज़्यादा होते थे, उनके शरीर से नीचे गिरते थे, उनको चलना असह्य हो जाता था, तब जाके वो उस घर में जाके सो के पड़ जाते थे। तो लोगों को पता चलता था कि अभी ये 2-4 दिन से उठा नहीं है, कभी मर तो नहीं गया है, उसके शरीर में सब कीड़े लग गए हैं, इतने सारे मतलब जंतु पड़ गए हैं, तो क्या हुआ क्या नहीं, तो लोग मुझे बताते थे आके। अब मैं मुझे बताते थे तो मैं जाता था, देखता था, तो इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू उसकी कि आप मतलब असहनीय हो जाएगा उसका। जैसे एक वीडियो में हमारे गुरु माँ ने बताया था कि उनको एक प्रेत दिखे थे रास्ते में, जो उन्होंने प्रेत साधना कुछ ऐसा किया था और वो मरने के बाद उनको दिख गए थे, वो रास्ते में वो जा रही थी हमारी गुरु माँ, तो उनको दिख रहे थे लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिख रहे थे। लेकिन जो उनकी जो दुर्गंध थी, जो बदबू थी, तो मतलब असहनीय थे। तो ऐसी स्थिति जो गुरु माँ ने हमको बताई थी एक वीडियो में, वैसी ही स्थिति इसकी दिन ब दिन होती थी। मतलब वो इतने उसके शरीर से कीड़े गिरना, उसकी बदबू और उसकी जो बास आती थी गंदी, कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब कोई नॉर्मल आदमी जाए ना, उसने अगर वो देख लिया तो वो कम से कम 8 दिन खाना नहीं खाएगा। और वो सब कीड़े और वो जो उनके शरीर में जो जंतु पड़े थे वो सब देखेंगे तो मतलब खाना ही नहीं खाएगा, वो बिस्तर ही पकड़ लेगा, इतनी मतलब कंडीशन उनकी ख़राब हो गई थी। और वो सब उसकी मतलब सब उसकी शुश्रूषा जो बोलती है, उसकी सेवा जो है वो मैंने किया, क्योंकि कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। फिर मैंने एक डॉक्टर के पास गया, उनसे सब मार्गदर्शन लिया कि कैसे साफ़ करना है, क्या करना है, मुझे बताइए। क्योंकि वो उस रूम से उठ नहीं पाते थे और ना चल सकते थे। मैंने बोला अभी ये पूरा शरीर को अगर इस कीड़ों ने उसका खा लिया, पूरे शरीर में अगर इसके जंतु हो गए, तो ये मतलब लोग हमको बोलेंगे कि आपने ध्यान नहीं दिया, और आपका चाचा हो के भी आपने उसको ऐसे वो सड़ गया, मर गया, फिर भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल मतलब उनको तो अगर भेजो और देखो तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाए। तो मैंने तो बोला कि आप मत ही जाओ, मत ही उनको देखो, जो करना है मैं ही करूँगा। तो करने वाला घर में सिर्फ मैं ही था, तो मुझे उनकी पूरी सेवा करनी पड़ी। फिर उनके ज़ख्म पे जाके मैं वो सब जो बोलते टिंचर डालना, जो भी फिनाइल डालना, उसके बाद में उनकी मलहम पट्टी करना, वो सब जाके उनको नहाना धोना, क्योंकि 8-8 10-10 दिन 1-1 महीना स्नान नहीं करते थे, ऐसे ही रहते थे। और पूरे शरीर में दुर्गंध, पूरी दाढ़ी बढ़ जाती थी, बाल पूरे बढ़ जाते थे, मतलब एकदम पागल आदमी जैसे दिखना। और वो उसमें वो ज़िंदा आदमी के शरीर में कीड़े चल रहे हैं, उनके पैर पूरा सड़ा हुआ है, उसमें से कीड़े नीचे पड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बुरी कंडीशन होगी, मतलब जिंदा पिशाच पिशाच जिसे कहते हैं, जीवंत पिशाच जिसे कहते हैं, वो अनुभव मैंने किया। और वो इसकी उसकी चीज़ की जो बदबू थी और उसकी जो मतलब असहनीय, तो जो उसकी मतलब बास आ रही थी, कि आप मतलब कोई जगह दूसरा इंसान हो तो 8 दिन खाना नहीं खाएगा। मतलब मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ तो मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने 3-4 बार की। मतलब इसी प्रकार की अवस्था उनकी, मतलब मैं उनको रिपेयर करता था, अच्छे हो जाते थे, फिर गाँव में घूमते थे, 3-4 महीने घूमने के बाद फिर वो ज़ख्म उनकी हो जाती थी। और वो क्या था, थोड़ी ज़ख्म बाकी रहेगी भरना, मतलब 1 इंच ही होंगी, कि वो मतलब उनको ऐसे लगता था कि अब मैं चल सकता हूँ, उठ सकता हूँ, घूम सकता हूँ, तो भाग जाते थे। भागने के बाद फिर मुझे ही गालियाँ देना, मुझे ही पत्थर मारना, मुझे ही सबके सामने एम्बैरेस फीलिंग करना, और पूरे गांव में ऐसे ही घूमना। फिर वो ज़ख़म फिर बढ़ जाती थी, 1-1.5 महीने में फिर स्थिति वैसी ही हो जाती थी। फिर वो एक बार फिर से घर में पड़ जाते थे, फिर वैसे ही उसके अंदर पूरे कीड़े पड़ना, वो सब जंतु पड़ना, और वो सब चीज़ें फिर से चालू हो जाती थी। मैं फिर से वो करता था, फिर से उनकी शुश्रूषा करता था, फिर से साफ़ सफाई करता था। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मुझे तो पूरा एक्सपीरियंस आ गया था कि अभी आगे क्या करना है, कैसे इनको साफ़ करना है। तो ऐसी स्थिति उनकी 3-4 बार हुई। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि किसी कारणवश मुझे दूसरी जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, और उनकी ऐसी हालत थी,
और वैसे ही फिर वो गाँव में घूमे, उसमें ऊपर कीड़े पड़ गए और फिर मैं दूसरी जगह जॉब के लिए लग गया, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती थी। और वहाँ भी घर वाले भी बोल रहे थे कि अब तू उसके पीछे कितने दिन उसकी सेवा करेगा, कितने दिन उसके ये सब कीड़े वीड़े तू साफ़ करेगा, उसको अच्छा करेगा। और वो क्या थोड़ा सा अच्छा हो गया कि पूरा भाग जाता था, ना ही किसी की सुनता था, मुझे भी मारने के लिए दौड़ता था। 2-3 बार मुझे पत्थर मारे, 2-3 बार मुझे लाठियों से उसने मारा, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलो अपने पिता समान है, मैंने उसकी बहुत सेवा की। लेकिन वो फिर क्या थोड़ा ही अच्छा हो गया तो भाग जाता था, पूरी मतलब वो ज़ख्म वो भरने ही नहीं देता था। तो फिर ऐसे ही मुझे जॉब के सिलसिले में बाहर आना पड़ा, मुझे छुट्टी नहीं मिली और उसकी स्थिति सेम वैसी ही हो गई। और उस कंडीशन में ही वो मतलब उसका पैर ही उसकी जान ले गया और उसकी मतलब पूरे शरीर में वो कीड़े फैल गए, उसका जहर फैल गया और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि सड़ा गला पूरा वो पैर हो गया था और शरीर में मतलब कुछ भी त्राण नहीं होगा, कुछ प्राण नहीं बचे होंगे, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। और उसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो हमको समाचार आ गया, मुझे भी घर से फ़ोन आया कि उसकी मृत्यु हो गई। वैसा ही वो पैर ही उसको ले गया, वो पैर ही उसको मार डाला, क्योंकि उसको पैर ने उसकी मतलब उसने किसी को मतलब उसकी सेवा ही करने नहीं दी, पूरा वो ज़ख्म उसने भरने ही नहीं दी और वो पैर ही उसकी जान ले गया। तो ये सारी स्थिति हुई, फिर हमने उनका अंतिम संस्कार किया, वो सारी चीज़ें भी किया, वो सब हो गई। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी अभी आप सोचिए कि हमारे जो दादाजी है उनके जो बच्चे हो गए, उसमें जो एक बुआ की तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, दूसरी बुआ की ज़िंदगी अच्छी रही, मेरे पिताजी की अच्छी रही। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी जो मतलब परिवार में जो लड़कियां थी उनके विवाह हो गए और उनके विवाह में भी बहुत तकलीफ़ हमें हुई, बहुत दिक्कतें हुई और लड़के अच्छे नहीं मिल रहे थे, कहीं पे संबंध नहीं हो रहे थे, कहीं कुंडली मैच नहीं हो रही थी। फिर भी उन लड़कियों के विवाह हमने 27 साल की उम्र में सपोज समझ लीजिए कि मेरी सिस्टर का और मेरी बुआ की लड़की का विवाह हुआ। और दूसरी जो मतलब जो हमारी बुआ जो है वो बड़बड़ करती है, उसकी लड़की का भी विवाह लेट ही हुआ और वो भी उसने इंटर कास्ट उसका विवाह हो गया और उसमें उसमें शादी कर ली। तो हमारे परिवार के सभी लोग दुखी है कि उसने ऐसे बाहर जाके समाज के बाहर जाके इंटर कास्ट मैरिज क्यों किया। तो फिर भी वो नहीं मानी और उसने कर लिया। उसके बाद में ऐसा सोचे कि हमारे मतलब अभी ख़ानदान के जो भी लड़के हैं, एक भी लड़की की अभी तक विवाह नहीं हुआ, मतलब मेरा भी समझ लीजिए मेरा भी नहीं हुआ और मेरे बुआ के लड़के मेरे से बड़े हैं, अभी उसकी उम्र 40 के ऊपर है, हम सब लोग 30-35 के ऊपर सब आ गए हैं, फिर भी किसी का भी अभी तक विवाह नहीं हुआ। और ना विवाह मतलब किसी का भी संबंध आते हैं, लड़कियां भी आती हैं तो किसी ना किसी बहाने ऐसा समझ लीजिए कि रिश्ते टूट जाते हैं। और मेरी मतलब जो बुआ की लड़का है उसका तो विवाह हो भी गया था, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उसकी मतलब वो विवाह टूट गया और वो लड़की वाले ने उनके ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगा दिए, उन लोगों को जेल भी जाना पड़ा और सब सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे मतलब वो लोग फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो गई उसके अंदर और एक दो उनके एक्सीडेंट भी हो गए। उस प्रकार से मतलब वो शुभ नहीं हुआ, ना ही उनको फलित हुआ वो विवाह। और अभी समझ लीजिए कि जो भी अभी लड़के हैं सब कुंवारे हमारे फैमिली में बैठे हुए हैं, एक का भी शादी का योग नहीं आ रहा है, ना किसी की अभी तक मतलब ऐसा समझ लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा है या हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है। इस प्रकार से ये तो अभी सब लोगों को हमने बताया कि ऐसी-ऐसी स्थिति है, सबकी कुंडलियाँ अलग-अलग पंडितों से दिखाई, उनको बताया। लेकिन सब लोग यही बोलते हैं कि आप दुर्गा माँ की सेवा कीजिए या कुलस्वामिनी की आपकी सेवा कीजिए, कुलगुरु की सेवा कीजिए, जो आपके कुल देवता है उनकी सेवा कीजिए। लेकिन हम आपको बताएँ कि हमने आज तक इतने लाखों रुपए इन पूजा अर्चाओं में गँवाए हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा। जिसने जो बोला वो सब हमने किया हुआ है। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी स्थिति आ गई कि आज भी ऐसे हमको लगता है कि वो कहीं न कहीं वो जो दादी ने हमको मेरे दादा को श्राप दिया होगा कि तेरी संतानों को या तेरे ख़ानदान को मैं फलने फूलने नहीं दूँगी या फिर उनका कुछ भरण-पोषण नहीं होने दूँगी, वो कभी सुखी नहीं होंगे। जो वो बोल के गई थी, क्या उसी श्राप की ये फलश्रुति है या उसका ही ये प्रभाव अभी तक हमारे ऊपर चल रहा है कि परिवार को इतनी बड़ी संकट सबके ऊपर आ गई, इतनी सारी चीज़ें परिवार में वो घटित हो गई और सब जो मेरे दादाजी का मान-सम्मान जो था, ये सारी घटना की वजह से पूरा गाँव में मान-सम्मान रहा नहीं। मतलब सब यही बोलते हैं कि
ये अंग्रेज़ों के ज़माने के इतने अच्छे आदमी थे, इतने सब सात्विक लोग थे, और इनका लड़का कैसा निकला, लड़की कैसी निकली, इन लोगों के साथ में क्या हो गया, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो जो इज़्ज़त, मान, सम्मान जो कमाना था आदमी ने, मेरे दादाजी ने कमाया था, वो सब कमा के रखा था, लेकिन बाद में ऐसी सारी घटनाएँ ऐसी हो गई कि सब लोग ऐसे मतलब हमारे परिवार की तरफ एक घृणा की तरह देखते हैं कि इनके घर में सब लोग ऐसे ही है क्या? इनके घर में सब ऐसे ही लोग होते हैं क्या? इसके दादाजी को मतलब बुआ को भी ऐसा हुआ, दादा के इसके चाचा को भी ऐसा हुआ, अब ये लड़कों के विवाह भी नहीं हो रहे, इसके अंदर क्या खोट है, इस फैमिली में क्या खोट है, ऐसे ही इस प्रकार की मतलब लोग बातें करते हैं। कोई मुंह पे तो नहीं बोलता है क्योंकि हमारे रिलेशन सबसे अच्छे हैं, तो मुंह पे तो कोई बोलता नहीं होगा, लेकिन पीठ पीछे तो लोग ऐसे बोलते ही हैं। और विवाह के रिश्ते में, संबंध के रिश्ते में तो लोग, जो लड़की वाले जो हाँ भी बोलते होंगे, उनको भी पीछे कुछ जाके बोलते होंगे, तो पता नहीं वो जो होने वाला रिश्ता है वो भी नहीं होता होगा। ऐसी सारी स्थितियाँ अब हमारे ऊपर मतलब अभी भी वो श्राप चल रहा है, और अभी भी हम लोग उस चीज़ से ग्रसित है, और अब हमको समझ नहीं आ रहा कि अभी आगे क्या करें और किस चीज़ से इसका निवारण हो, और अभी कब तक ये चलेगा। क्योंकि अभी कुछ पंडितों से मैंने ऐसे बात किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो भी हमको श्राप मिलता है या किसी की बद्दुआ मिलती है, वो मतलब तीसरे पीढ़ी को बहुत उसका तकलीफ़ होती है, तीसरे पीढ़ी को वो बहुत सहन करना पड़ता है। तो ऐसा मतलब मेरे दादाजी की तो पहली पीढ़ी थी, उसके बाद मेरे पिताजी का दूसरा पीढ़ी था, और हाँ, हमारी एज के जो अभी सब लड़के हमारे मतलब परिवार में हैं, वो हमारी तीसरी पीढ़ी है। अभी तीसरी पीढ़ियों के जो मतलब लड़कियां हैं, क्योंकि लड़की तो लक्ष्मी का और स्वरूप होती है, तो लड़कियां तो उस श्राप से बच गई, क्योंकि वो भी खुद लड़की थी, तो उन्होंने उसने ऐसा सोचा होगा कि लड़कियों तो बख्श दिया, हम मेरे मतलब मेरी सिस्टर की शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए, उनका परिवार सुखी है, वो अच्छी जगह, वो मतलब उसका अच्छा चल रहा है। जो मेरी बुआ है दूसरी, उसकी भी लड़की की शादी होगी, वो भी अच्छी है। मतलब तीनों जो हमारे सिस्टर थी, तीनों सिस्टर की शादियाँ हो गए, उनको बाल बच्चे हो गए, और वो सुखी है अभी सभी के सभी। लेकिन जो हमारे फैमिली के लड़के हैं, वो कोई भी सुखी नहीं है। फाइनेंशियली तो सब अच्छे हैं, लेकिन जो घर परिवार का सुख रहता है, बीवी बच्चों का सुख रहता है, शादी विवाह का जो सुख रहता है, वो अभी भी मतलब बच्चों की, हम सब लोगों की इतनी उम्र हो गई है, लेकिन ना ही किसी को रिश्ता आया है। और एक मेरे चाची के बुआ के लड़के का रिश्ता हुआ था, तो वो भी 6 महीने के अंदर उसकी मतलब डिवोर्स हो गया, वो भी। और वो शादी ने तो उसको इतनी तकलीफ़ दी कि अब उसका मन तो पूरा विरक्त हो गया है, कि वो तो अभी बोल रहा है मैं शादी ही नहीं करता हूँ। तो उसकी भी अभी 40 42 के ऊपर उसकी एज हो गई है। तो ये सारी चीज़ें उस शराब की वजह से हुई है या नहीं हुई है, ये तो अभी हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। तो ये सारी कथा हमारी फैमिली में घटित हो गई, और ये वहाँ से चली आई हुई चीज़ अभी तक हमारा फॉलो मतलब पीछा कर रही है या फॉलो कर रही है। और ऐसे तो मतलब वो किसी को ऐसे दिखी नहीं, या किसी को ऐसे सामने स्वप्न में वो किसी को अनुभव होता है या कुछ होता है, तो वो मतलब जो बुआ ने जो श्राप दिया हुआ है, वो ऐसा किसी को दिखा नहीं हमारे घर में, या किसी के स्वप्न में वो नहीं आई, या किसी को ऐसे दृष्टांत दिया नहीं, या किसी को ऐसे उसका अनुभव नहीं हुआ है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे फैमिली में सब लोग यही मानते हैं कि उसकी जो आत्मा तड़पी है, उसको जो दादाजी ने ऐसे किया करके उसने तड़प-तड़प के जो जान दी है, कहीं न कहीं उसका ही हमको श्राप लगा है। ऐसे हमारे मतलब मेरे मम्मी-पापा, मेरे चाचा-चाची ऐसा मानते हैं कि पता नहीं उसी चीज़ से हम लोग अभी तक ग्रसित हैं, और हमारे फैमिली का, परिवार के साथ में इतनी सारी घटनाएँ हो चुकी है, और अभी भी वो घटनाएँ मतलब चल रही है, उसका मतलब प्रभाव अभी भी हमारे परिवार के ऊपर है। तो कहीं न कहीं वो श्राप की वजह से ही है, ऐसा हमारे परिवार में सब लोग मानते हैं। और यही हमारी परिवार की सत्य घटना है, मेरे साथ में घटित हुई है, और हम सब अभी इस घटना में मतलब खुद जीवन जी रहे हैं इसी श्राप के साथ। पता नहीं अभी आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, भगवान जाने। लेकिन ये जो स्थिति है वो सत्य घटना है, और सत्य हमारी ज़िंदगी में घटित हुई है। तो यही हमारी मतलब रियल स्टोरी है, आप सबको सुनना मतलब बताना चाहता था। तो मैंने आज ये कथा यहाँ पर समाप्त कर ली है। आपको कैसी लगी, क्या लगी, आप बताइए। सबको प्रणाम, धन्यवाद।